रोमांच और रहस्य, भूत का साया। उस वर्ष दिल्ली में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। इतनी गर्मी में हर सुबह खचाखच भरी हुई बस से लोगों के बीच पिसकर दफ्तर जाने से दिमाग और शरीर दोनों ही थक जाते थे। दिल्ली में रहने से ही मन भर गया था। हर तरफ शोर, धुआं, प्रदूषण, ताजी हवा को तो तरस ही गए थे। मैं नौकरी के लिए 1-2 जगह इंटरव्यू दे आया था और लगभग हर दिन ही कभी एक दफ्तर तो कभी दूसरे दफ्तर तक की यात्रा भीड़ भरी बस से ही करता था। उस दिन मुझे भाग्यवश बस में एक खाली सीट मिल गई। मैंने मोबाइल खोलकर ईमेल देखनी शुरू कर दी। आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माता एक कंपनी ने उत्तरांचल से जवाब दिया था। मुझे उन्होंने सुपरवाइजर के पद के लिए चुन लिया था। मुझे उस ईमेल में 10 दिन में नौकरी पर हाजिर होने को कहा गया था। यह कंपनी मुझे रहने के लिए कमरा देने वाली थी, लेकिन खाना मुझे खुद ही पकाना था। लेकिन मैं खुश था कि दिल्ली की गर्मी से तो छुटकारा मिलेगा। तभी बस एक झटके से रुक गई। मेरा स्टॉप आ गया था। मैं जल्दी से घर जाकर सबको उत्तरांचल में अपनी नौकरी की खबर सुनाना चाहता था। मुझे जाने की तैयारी भी करनी थी। मेरे मम्मी पापा उत्तरांचल के ही हैं, लेकिन वो नौकरी दिल्ली में करते थे। उनको जब मैंने कहा कि मुझे उत्तरांचल में नौकरी मिल गई थी, तो वो बहुत खुश हुए। दिल्ली की कंपनी से इस्तीफा देकर मैं कुछ दिन के बाद उत्तरांचल के लिए निकल पड़ा। नेशनल कॉर्बेट पार्क के पास एक छोटा सा गांव था, मोहाना। वो दवाइयों की फैक्ट्री उसी गांव में थी। उस गांव में पहुंचकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। वो गांव सड़क के किनारे ही था, लेकिन पीछे एक घना जंगल था। मुझे फैक्ट्री के पास ही एक कमरा दे दिया गया था और सुबह 8 से शाम 4 बजे की मेरी ड्यूटी थी। मैंने पाया कि वहाँ के पहाड़ी लोग बहुत ही सीधे थे। मुझे काम करने में मज़ा आने लगा, क्योंकि मौसम हर समय ही सुहाना रहता था। उस गांव के लोग शाम को 7 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे। कोई बस नहीं चलती थी। वहाँ शाम को बाघों और हाथियों का बहुत खतरा रहता था। बहुत से लोगों को बाघों ने अपना शिकार बना लिया था। उस गांव में एक और भय था लोगों के बीच। वो अक्सर ही रात में घूमने वाली आत्माओं की बातें करते थे। उनको भूतों प्रेतों पर बहुत यकीन था। दिन के समय तो मैं काम में व्यस्त रहता था, लेकिन रात को मुझे अपने कमरे में ही कुछ घबराहट होने लगी थी। एक दिन मैं सोया हुआ था। अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा था। मैंने उठकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। मैं भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए मैंने सोचा कि वो मेरा भ्रम ही था या फिर वो कोई डरावना सपना ही था। मैंने किसी से भी इस बारे में बात नहीं की अपने दफ्तर में। लेकिन कुछ दिनों में मेरे घर में असामान्य गतिविधियां कुछ तेज हो गई।
मैं अपने कमरे को बिल्कुल साफ सुथरा रखता था और फैक्ट्री जाने से पहले बिस्तर की चादर इत्यादि सब ठीक से मिलाकर जाता था। एक शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरा कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। बिस्तर को देखकर ही लग रहा था कि उस पर कोई सोया था। तकिए पर मुझे 2 लंबे काले बाल भी दिखे। मैंने सोचा कि शायद सुबह मैं ही बिस्तर ठीक करना भूल गया था, लेकिन लंबे काले बालों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मेरे दिमाग में अचानक ही भूत प्रेतों की बातें आने लगी। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं पसीने पसीना हो गया। तभी कमरे की बत्ती बंद हो गई। मैं और भी भयभीत हो गया। मेरी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी। बाहर घुप अंधेरा था, इसलिए बाहर भी नहीं जा सकता था। आसपास के घरों के सभी लोग सो चुके थे। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। तभी अचानक पंखा चलने लगा। मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि बत्ती भी जल रही थी। उसके बाद मेरी उस पलंग पर सोने की हिम्मत ही नहीं हुई। अगली सुबह मैं फैक्ट्री से आधे दिन की छुट्टी लेकर जंगल की तरफ चल दिया। मैं कुछ शांति चाहता था। मैं जाकर कोसी नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा। मुझे कुछ देर में ही नींद आ गई और मैं वहीं पेड़ के नीचे सो गया। मैंने एक सपना देखा। मुझे लगा कोई मेरा हाथ खींच रहा था और मुझे उठा रहा था। मुझे हाथ में दर्द होने लगा। मैं चिल्लाया और मेरी आंख खुल गई। शाम हो गई थी। मेरा हाथ दर्द कर रहा था। मेरे हाथ पर निशान थे। मैं उठकर मुख्य सड़क की तरफ भागने लगा। किसी तरह मैं भागते भागते फैक्ट्री तक पहुंच गया। अपने कमरे में जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उस रात को मैं मैनेजर के साथ उनके घर चला गया। वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह ही मानते थे। मेरी हालत देखने के बाद उन्होंने पूछा तो मैंने उनको पूरी बात बता दी। इस दौरान मैं 2 गिलास पानी भी पी गया था। मेरी बात सुनकर मैनेजर ने कहा, हमारे पहाड़ों में ऐसा बहुत होता है। तुम पर किसी आत्मा का साया आ गया है। वो एक लड़की है, लेकिन वो तुमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। शाम के समय उस आत्मा ने ही तुमको जंगल में नींद से जगाया था। कल से तुमको किसी से मिलवाऊंगा। अब तुम आराम से सो जाओ और हनुमान जी का नाम जपते रहो। कुछ देर के बाद मुझे नींद आ गई। अगली सुबह हम उस आदमी से मिलने गए, लेकिन वो मिला नहीं। वो गांव से बाहर गया हुआ था, कहीं पर भूत पूजा करने के लिए। मैं और मैनेजर फैक्ट्री की तरफ चल दिए। शाम को मैं काम से अपने कमरे में चला गया। वहाँ सब साफ सुथरा ही था। मैं हैरान था क्योंकि मैंने तो कमरा साफ किया ही नहीं था पिछले दिन। लेकिन मुझे फर्श पर बिछी हुई एक चादर पर 2-3 लंबे बाल मिले। अब मैं भयभीत नहीं हुआ। मैं सब कुछ समझना चाहता था। उस रात को खाना खाकर मैं कमरे में एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई। आधी रात के समय मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा सर किसी की गोदी में था और वो मेरे सर पर हाथ फेर रही थी। मैं घबरा कर उठ गया और एक कोने में बैठ गया। हिम्मत करके मैंने जोर से पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मुझे रोज रोज डराकर मारने से तो अच्छा है एक बार में खत्म कर दो। तभी रोने की आवाज आने लगी। तुम्हें याद है कि तुम बचपन में अपने माता पिता के साथ
कुनखेत गांव में रहते थे। एक लड़की थी लक्ष्मी, जिसके साथ तुम खेला करते थे। जंगल में गाय चराने जाया करते थे, कोसी में नहाया करते थे। एक ही कक्षा में पढ़ते थे वो और तुम। पाठशाला से आते वक्त तुम कोसी के किनारे आधी बची हुई मंडवे की रोटी और चटनी खाया करते थे। तब तुम 11 साल के हुए। तुम्हारे पिता की अच्छी नौकरी लग गई दिल्ली में और तुम्हारा सारा परिवार दिल्ली चला गया। तुम लोग कभी वापस लौट कर नहीं आए। ये सब सुनकर मैं सन्न रह गया और बचपन का एक एक दृश्य मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने घबरा कर पूछा, तुम ये सब कैसे जानती हो, जबकि इतना तो मुझे भी याद नहीं है। मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं वही लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे साथ बचपन का लगाव बड़े होते होते तक प्यार में बदल गया और मैं सोचती शायद तुम कभी तो वापस आओगे गाँव और मैं तुमसे अपने मन की बात कहूंगी। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या कहूँ। दिल्ली के माहौल में घुलने की जद्दोजहद में गांव को लगभग भूल ही चुके थे और पापा ने भी कभी रुचि नहीं दिखाई गांव जाने में। एक बात जानना चाहता हूँ, तुम इस रूप में कैसे और मुझसे क्या चाहती हो। मेरा डर लगभग खत्म हो चुका था। उसने कहा, मैं एक दिन अपनी सहेलियों के साथ जंगल में घास काटने गई थी और गलती से पीछे छूट गई। सब लोग आगे निकल गए। मैंने सोचा छोटे रास्ते से जाऊंगी, वो जल्दी जल्दी पड़ोसियों को पकड़ लूंगी। पर वो छोटा रास्ता मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया। कुछ अंग्रेज लोग कुनखेत के रिसोर्ट में ठहरे हुए थे और वो जंगल में घूम रहे थे। उनमें से मैं 2 को जानती थी। रिपोर्ट में सफाई करने जाती थी तो देखा था वहां बहुत गंदी नजर थी उनकी। वही गंदी नजर मुख पर पड़ गई और मुझे अकेला देखकर उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और फिर मुझ पर छुरी से कई वार किए और मैं मर गई। उस डरावने घने जंगल में कौन सुनता मेरी आवाज, और मैं खामोशी से मर गई। अगले दिन मेरे माता पिता के साथ गांव वाले जंगल आए मुझे ढूंढने। मेरी आधी खाई हुई लाश मिली उन्हें। सबने यह समझ लिया कि मैं शेर का शिकार बन चुकी थी, जबकि मैं आदमियों का शिकार बन चुकी थी। मेरी कहानी इसी तरह खत्म हो गई। तब से मैं ऐसे ही भटक रही हूँ, आत्मा बनकर। मैंने पूछा, उन अंग्रेजों का क्या हुआ? उन्हें भी शेर ने खा लिया मेरी तरह, ये कहते हुए वो और जोर से हंसने लगी। मैं समझ गया उनको लक्ष्मी ने ही मारा था। मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने फिर पूछा, मुझसे क्या चाहती हो तुम? उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं सकपका गया एकदम। अगर झट से उसने ना कहता तो वो हिंसक हो सकती थी। मैंने समझाते हुए कहा, तुम हवा की तरह हो जिसे मैं महसूस तो कर सकता हूं मगर छू नहीं सकता। ऐसे में शादी का रिश्ता कैसे निभेगा? समाज को कैसे समझाऊंगा? लोग मुझे पागल कहेंगे। वो झट से बोली, 2 रास्ते हैं, या तुम मेरी तरह आत्मा बन जाओ, यानी कि तुम्हारी आकस्मिक मौत हो जाए, या जिससे तुम शादी करोगे मैं उसके शरीर में प्रवेश कर जाऊं। शरीर उसका होगा मगर आत्मा मेरी होगी। बोलो, कौन सा रास्ता मंजूर है तुम्हें? अगर मैं ना करता तो मैं
उसी वक्त स्वर्ग से डाल जाता। मैंने कहा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और इसी तरह सुबह हो गई, वो चली गई। मैनेजर शाम को मुझे अपने घर ले गया, जहाँ मैंने उसे कल की घटना सुनाई। वो भी बहुत डर गया था। उसने घर में भूत पूजने वाले को बुलाया था। वो थोड़ी देर में ही आ गया। उसका नाम सोमनाथ था। उसने कुछ चावल के दाने हाथ में लिए और गढ़वाली में मंत्र बोलने लगा और चावल मेरे ऊपर फेंक दिए, जिससे मैं तिलमिला उठा। जिससे बचना आया है तू, वो तेरे कंधे पर बैठी है और उसे सब पता है तू कहाँ जाता है, क्या करता है, पर केवल रात में ही उसकी शक्तियाँ जागृत होती हैं, इसलिए दिन में तुझे कुछ महसूस नहीं होता। वो मेरे शरीर पर पानी के छींटे मारते और मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो वो मेरे नाखून के टुकड़े, सर के 2-3 बाल, मेरे पहने हुए गहरे कपड़े लेकर एक गट्टे में बांध लेते। मुझे नहाकर साफ कपड़े पहनने की को कहता है। उसके बाद मेरे गले में एक तावीज बांध देता और कभी न उतारने की ताकीद देता। उसने कहा सुबह होते ही मोहन छोड़कर दिल्ली निकल जाओ, यहाँ रहोगे तो फिर से आ सकती है। उसे ज्यादा दिन तक बांध कर रखना मुमकिन नहीं है। मैंने मैनेजर की तरफ देखा। वो बोले, जान से ज्यादा कुछ अनमोल नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तू जा। मैंने सोमनाथ और मैनेजर का धन्यवाद किया और सुबह की बस से दिल्ली निकल गया, बिना अपना सामान लिए उस घर से। बहुत बहुत शुक्रिया।